नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी और शाह से कहीं ज़्यादा विपक्ष के निशाने पर आजकल ओम बिरला है। ओम बिरला। और जब से मोदी जी ने बिरला साहब को स्पीकर बनाया, फिर से स्पीकर बनाया, तब से लोकसभा में रोज, जी हाँ रोज, हंगामा ही हंगामा हो रहा है। कभी बिरला साहब विपक्ष के सांसदों को डांट देते हैं, कभी विपक्ष के सांसद जिसमें राहुल गांधी भी हैं उनका माइक बंद कर दिया जाता है, माइक ऑफ करके आवाज दबा दी जाती है, और कभी कभी तो सीधे सीधे, जी हाँ, आर पार का टकराव हो जाता है। जैसे आज सदन चला ही नहीं। सब माइक को दे दीजिए, सब माइक को दे दीजिए। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन है, वो ये है कि समूचा विपक्ष जिस तरह से ओम बिरला से, स्पीकर से चिढ़ा बैठा है, क्या आगे चलकर मौका आने पर ओम बिरला को विपक्ष सबक सिखाना चाहता है? अब जानकार ऐसा कह रहे हैं कि जिस दिन कोई उलटफेर हुई लोकसभा के अंदर, सदन के अंदर, गिनती मजबूत हुई इंडिया की, यानी आप कह सकते हैं कि जेडीयू जैसी पार्टी, जेडीयू जैसी कोई पार्टी अगर एनडीए छोड़कर इंडिया में आ गई और संख्या बल सदन में थोड़ा सा भी मजबूत हुई, उसी दिन विपक्ष ओम बिरला को कुर्सी से उतार सकता है। और आश्चर्य मत करिएगा कि मोदी से पहले अविश्वास प्रस्ताव किसी भी दिन ओम बिरला के खिलाफ आ जाए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा ओम बिरला में क्या है कि इतना ज़्यादा विरोध हो रहा है उनका। पूरा समूचा विपक्ष, कोई भी विपक्ष की किसी भी पार्टी का सांसद हो, ओम बिरला से खुश नहीं है। इसकी एक वजह यह है कि विपक्ष का ये कहना है कि पिछली बार जब ओम बिरला स्पीकर थे, उन्होंने 113 सांसद, जी हाँ, विपक्ष के 113 सांसद सस्पेंड कर दिए। 50 सांसद तो एक ही दिन में सस्पेंड कर दिए, और बहुत से बिल, बहुत से ज़रूरी विधेयक पास करा लिए। यानी आप कह सकते हैं कि सांसदों को सस्पेंड किया, हाउस से बाहर निकाला और बिल पास करा लिया। ये गुस्सा है। गुस्सा ये भी है कि जब फैसला आया था राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में, तो आनन फानन में, चुटकियों में ओम बिरला ने ना सिर्फ राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कराई, मेंबरशिप रद्द कराई, लोकसभा से बाहर किया, बल्कि ये भी कह दिया कि इनका सामान जो है, इनका जो सरकारी घर है, सामान निकाल के फेंक दिया जाए। ये कांग्रेस का कहना है कि हमारे नेता का आपने 24 घंटे के अंदर सामान फेंकवा दिया। अब एक और सांसद हैं, महुआ मित्रा, इनका मामला ये था कि इनका पर्सनल अफेयर था। वो पर्सनल अफेयर को बीजेपी ने इतना खींचा कि स्पीकर साहब ने महुआ मित्रा की सदस्यता ही टर्मिनेट कर दी, या सदस्यता ही रद्द कर दी। ये अलग बात है कि महुआ मित्रा फिर जीत के आ गई हैं। अब सोचिए, सामने वही स्पीकर होंगे और इधर एक मजबूत विपक्ष के बेंच पर महुआ मित्रा होंगी। ऐसे बहुत से सांसद हैं जिनके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ, उनका मानना है, और उसके पीछे वो स्पीकर को ही मानते हैं जिम्मेदार। विपक्ष ये भी कह रहा है कि साहब, ये जो स्पीकर साहब हैं, ये जो सत्ता पक्ष यानी मोदी और शाह के जो चहेते लोग हैं, उनकी तरफ देखते ही नहीं है, वो कुछ भी हंगामा करते हैं। जैसे एक साहब थे रमेश विधूड़ी, इन्होंने खुलकर गाली गलौज करी, ऐसी गाली गलौज सदन में जिसने कभी सुनी नहीं होगी, और वो बोलते चले गए जो मन में आया। कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई विधूड़ी पर पिछली बार। उग्रवादी उग्रवादी। अब दोस्तों, आप कह सकते हैं कि विधूड़ी को माफ़ी और महुआ मित्रा को सज़ा। अब इस तरह की एक लंबी फेरिस्त है, एक लंबी लिस्ट है, जिसमें आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं विपक्ष का कहना है कि उनके साथ पक्षपात किया गया। यानी कोई भी अगर अपोजिशन का मेंबर है तो स्पीकर बख्शते नहीं, ये विपक्ष का मानना। जबकि होना ये चाहिए, डेमोक्रेसी में संविधान कहता है कि स्पीकर न्यूट्रल है, किसी का नहीं है, ना सत्ता पक्ष का है ना विपक्ष का है। स्पीकर तो एक रूल बुक के जरिए सदन चलाता है, ऐसा हमारा संविधान कहता है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि नहीं साहब, ऐसे है नहीं ये स्पीकर एकदम अलग है। कोई तो यहाँ तक कहता है कि वो स्पीकर नहीं, हिज मास्टर वॉइस है मोदी और शाह की। अब सवाल इस बात का है कि अगर स्पीकर इतना विवादास्पद है, विपक्ष इतना चिढ़ता है उनसे, तो मोदी जी ने दोबारा क्यों बना दिया?
बिरला साहब को स्पीकर, उसी कुर्सी पर दोबारा क्यों बैठा दिया? क्या मोदी के पास कोई और आदमी नहीं था? क्या मोदी ने स्पीकर को, ओम बिरला को स्पीकर बनाकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली? क्या ऐसा है, या फिर कुछ और है तस्वीर? कुछ लोग कहते हैं कि मोदी और शाह ने इसलिए ओम बिरला को स्पीकर बनाया है कि उनका एक हिडन एजेंडा है, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं तोड़फोड़ करेंगे, पार्टी तोड़ देंगे, मर्जर करा देंगे, और कहीं ना कहीं बिरला साहब तो अमित शाह के आदमी हैं। ये भी आरोप है विपक्ष का कि बिरला साहब का रिमोट अमित शाह के हाथ में रहता है। तो क्या एक हिडन एजेंडा है? क्या इस मकसद से ही ओम बिरला को मोदी और शाह ने फिर से कुर्सी पर स्थापित किया है, या फिर गलती करती है? मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सवाल है, और ये जो टकराव है, ऐतिहासिक टकराव, स्पीकर वर्सेस अपोजिशन, जिसकी वजह से हाउस नहीं चल पा रहा, आज भी नहीं चला, इसकी इंतहा क्या होगी, इसकी सीमा क्या होगी? एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि स्पीकर अगर डिस्टर्ब कर रहा है विपक्ष को, और विपक्ष अगर बहुत मजबूत है, तो फिर समझ लीजिए हर सत्र में नहीं, हर क्षण में हंगामा ही हंगामा। एक बड़ा सवाल है आगे क्या होता है, इस पर आज हम रोशनी डालेंगे। मेरी बात आपने सुनी, लेकिन आप आज संदीप मनुधने साहब को सुनिएगा। शिक्षाविद हैं, राजनीति और अर्थनीति के वाकई ज्ञानी हैं, आप उनको सुनिएगा। और आज आप अभिषेक को भी सुनिए, क्योंकि अभिषेक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एक शोध छात्र की तरह, पत्रकार की तरह, एक स्कॉलर की तरह पढ़ते हैं, समझते हैं, समझाते हैं। तो संदीप मनुधने इंदौर से जुड़ रहे हैं और नोएडा से हमारे साथ अभिषेक जुड़ रहे हैं। दोनों को सुनिए, जो मैंने कहा उसकी तुलना करिए उनके साथ, और एक बड़ी तस्वीर देखने की कोशिश करिए जो हिंदुस्तान की सियासत को आने वाले समय में कभी भी चेंज कर सकती, बदल सकती है। चलते हैं संदीप मनुधने के पास और अभिषेक कुमार के पास। संदीप साहब, पहला सवाल मेरा आपसे, क्या मोदी ने, अगर मैं साफ शब्दों में कहूं, मोदी और शाह ने ओम बिरला को दोबारा स्पीकर की कुर्सी पर बैठाकर, एक विवादास्पद स्पीकर को जिससे पूरा समूचा विपक्ष चिढ़ा हुआ था, उसको दोबारा बैठाया? ये मोदी की जिद थी? मोदी ने क्या पैर पर कुल्हाड़ी मार ली जिद को चलते, या फिर कोई एक हिडन एजेंडा? इतनी नाराजगी, इतनी ज्यादा नाराजगी इस व्यक्ति से विपक्ष को क्यों है सर? इतनी नाराजगी क्यों? दीपक जी, अगर 140 सांसदों को धक्के मार के सदन से बाहर निकाल दिया जाएगा और पीठ पीछे भारतीय न्याय संहिता जैसा आमूलचूल परिवर्तनकारी कानून पारित करवा लिया जाएगा, तो क्या विपक्ष के सांसद तारीफ के पुल बांधेंगे? यह है आपके सवाल का जवाब। ओम बिरला जी ने भारतीय संसदीय इतिहास में वो काम किए हैं जो कभी किसी स्पीकर ने नहीं किए। संसद का, लोकसभा का स्पीकर उसका कस्टोडियन होता है, उसका संरक्षक होता है, जिसमें न केवल सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष को साथ लेके चलना, और खास तौर पर लीडर ऑफ अपोजिशन को पूरा मौका बोलने का देना और उनपे से कैमरा बोलते समय नहीं हटने देना, ये स्पीकर के अघोषित कर्तव्यों में शामिल होते हैं। लेकिन आदरणीय ओम बिरला जी ने जो कुछ किया पिछले 5 सालों में और पिछले 7 दिनों में, 3-4-5 दिनों में, वो इससे ठीक उलट है। उन्होंने केवल और केवल सत्ता पक्ष के हितों को साधने की प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कोशिशें की हैं, और यह बात विपक्ष जानता था कि ऐसा ही होगा। अब आता हूं आपके सवाल के दूसरे हिस्से पर कि क्या मोदी जी ने इनको फिर से स्पीकर पद पे बिठा के गलती कर दी? देखिए, मोदी जी की मजबूरी है कि अपने वोटरों के सामने सातत्य यानी कंटिन्यूटी का पूरा एक प्रदर्शन करना कि कुछ नहीं बदला, सब कुछ ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। देखो, लोग भी वो के वो हैं, देखो मंत्री भी वो के वो हैं, देखो स्पीकर तक वो का वो है। ये करने के चक्कर में गड़बड़ ये हो गई कि एक ऐसा व्यक्ति उस आसंदी पर आज विराजमान हो गया जो विपक्ष जिसे शत्रु के रूप में देखता है। विपक्ष को पता है ये व्यक्ति हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगा। वो हमने कल उसकी बानगी देख ली। 5 बार के सांसद, जिसमें से एक बार राज्यसभा का भी कार्यकाल है, 3.5 लाख से जीते हुड्डा जी को ओम बिरला जी बोलते हैं चलो बैठो, चलो बैठो। अरे ये कोई तरीका है आपका? वो आपसे सीनियर है संसद में, आपसे 5 गुना मार्जिन से जीत कर आए हैं, चलो बैठो।
मुझे लगता है दीपक जी, मोदी जी अगर किसी और सज्जन को या किसी और नेत्री को लोकसभा का स्पीकर बना देते, मोदी जी को 1 साल का ग्रेस पीरियड मिल गया होता जिसमें सारे पाप माफ होते। अब यहां पहले ही दिन से सारे पापों का लेखा जोखा लिखा जाएगा। पाप से मेरा मतलब है विपक्ष को दबाने की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कोशिशें। जी 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 मैं आ रहा हूं, आप पे आऊंगा। बहुत से सवाल आपसे पूछने, कुरेद कुरेद कर आज जवाब मुझे ढूंढने हैं आपसे। अभिषेक, जहां तक स्पीकर की बात है, अगर मैं आसान लफ्जों में कहूं तो स्पीकर एक जज है। स्पीकर एक न्यायाधीश की भूमिका में होते हैं, ना इधर के हैं ना उधर के। एक बार चुन लिए गए तो न्यूट्रल हो जाते हैं। आप कह सकते हैं सरपंच हैं वो पंचायत के देश की सबसे बड़े। और मुझे याद आ रहा है कि मुंशी प्रेमचंद ने तो कहा कि साहब पंच परमेश्वर होता है, भगवान होता है पंच। और किसी शायर ने एकदम उलट बात कह दी, उसने कहा कि साहब मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, मेरे हक में फैसला क्या देगा। अगर जज ही कातिल हो जाए, जज ही मेरे को निपटा दे, तो फिर वो कैसा जज है। तो मैं एक पूछ रहा हूं कि जो एक लॉस ऑफ ट्रस्ट है, ट्रस्ट डेफिसिट है, बिल्कुल भी विश्वास नहीं है समूचे विपक्ष। उनको लगता है कभी हमारा माइक ऑफ कर देंगे, हमको सस्पेंड कर देंगे, हमको बाहर निकलवा देंगे। इस तरह की छवि क्यों है? क्या ये स्पीकर नहीं है? कुछ लोग, मैं आज देख रहा था, एक कांग्रेस के सांसद कह रहे थे कि एचएमवी। मैंने कहा एचएमवी का मतलब क्या होता है? बोले हिज मास्टर वॉइस। मैंने कहा किसकी वॉइस? बोले अमित शाह की वॉइस। बोले साहब इनका रिमोट जो है अमित शाह के हाथ में। तो क्या वाकई इनका रिमोट अमित शाह के हाथ में? ये डमी आदमी है क्या? दीपक जी, एक कहावत आपने सुनी होगी, रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। जब भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े से 31 सीट ज्यादा लेकर आई थी, तब भी ओम बिरला और तमाम तरह के आरोप उनके 5 साल के कार्यकाल पर। और जब भारतीय जनता पार्टी अब दूसरों के रहमो करम पर सरकार चला रही है, तब भी ऐठन वही है। रस्सी जल चुकी है, अल्पमत में आ चुकी है बीजेपी, तब भी ओम बिरला। इससे क्या जाहिर होता है? इससे यही जाहिर होता है कि हम नहीं बदलेंगे। कुछ भी हो जाए, सरकार और सदन को उसी तरह से चलाने की कोशिश होगी जिस तरह से चलाने की, जिस अलोकतांत्रिक तरीके से संसद को और लोकसभा को चलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने अपने पीक पर रहते हुए, अपने अकेले दम बहुमत हासिल करते हुए की थी। और ओम बिरला, आपने पिछला कार्यकाल देखा, 113 लोगों का सस्पेंशन हुआ, मास एक्सपल्सन हुआ एक साथ 78 लोगों का। और उसी 78 लोगों के मास एक्सपल्सन के दौर में आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने वाला वो विवादास्पद कानून सब लाए गए। और उन कानूनों में एक भारतीय न्याय संहिता भी है। अब बताइए, एक तरफ माइक म्यूट करने की घटना पिछली लोकसभा में हुई, अब भी हो रही है। तब हो रही है जब वो कोटा के सांसद हैं, जहां पूरे देश के छात्र पढ़ने जाते हैं, और उनके संसदीय क्षेत्र में, जहां मैं दावे के साथ कहता हूं कि अधिकांश परिवार कोटा शहर में ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था रेंट इकोनॉमी से चलती है। और उस रेंट इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ जाएगा यदि नीट जैसी परीक्षाओं की शुचिता बनी नहीं रही तो। उसी पर राहुल गांधी सवाल उठा रहे थे। फिर माइक म्यूट जैसी घटना। अब इसे क्या कहा जाए दीपक जी? जान करके, देख करके बड़ा अजीब लगता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को ओम बिरला पर इतना एतबार क्यों है। पिछली बार आप देखते थे, मैं भी देखता था, कि जब सदन में कुछ होता था तो ओम बिरला साहब अमित शाह की तरफ देखते थे। अब दोनों के बीच किस तरह के इशारे होते थे, क्या इशारा, क्या बॉडी लैंग्वेज थी, और कैसे क्या काम करना है, वो सारी चीजें पर्दे के पीछे। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कहते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे इस सदन में कुछ है नहीं। यहाँ चलो बैठो, आप एक चीज बताइए दीपक जी, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, संदीप जी से भी। पढ़े लिखे बहुत सभ्य आदमी है और आमतौर पर संसद में बहुत सभ्य लोग होते हैं। मैं दीपेंद्र हुडा की बात कर रहा हूं। कल्पना कीजिए ये बात, चलो बैठो, इस तरह की बातें पप्पू यादव को कह दी जाती, या दिवंगत शहाबुद्दीन को कह दी जाती अगर वो सदन में होते तो फिर उसके बाद का नजारा क्या होता? क्या संसदीय लोकतंत्र की गरिमा के अनुरूप वो चीजें होती? गरिमा के अनुरूप तो आज भी नहीं है, लेकिन एक करेला दूजा नीम चढ़ा वाली स्थिति जो बनी हुई है, वो स्थिति तब और विकट रूप में सामने आ जाती। ये आपने बड़ी बात की, करेला और वो भी नीम चढ़ा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल मैं संदीप जी से पूछूंगा। संदीप जी, कांग्रेस की अभी एक मीटिंग हो रही थी, उनकी पार्लियामेंट्री पार्टी के कुछ सदस्य बैठे थे, और उस मीटिंग में मुझे किसी कांग्रेस के नेता ने बताया कि वहां पर ये चर्चा हो रही थी कि ओम बिरला को अमित शाह इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि
महाराष्ट्र मॉडल को वो लोकसभा में रिपीट करना चाहते हैं। मैंने कहा ये महाराष्ट्र मॉडल क्या है? बोला महाराष्ट्र मॉडल का मतलब है कई उद्धव ठाकरे और कई शरद पवार की पार्टियां तोड़ी जाएंगी, क्योंकि अगर पार्टियां नहीं तोड़ी गई इस बार लोकसभा में तो मोदी जी को संख्या नहीं मिलेगी। मोदी जी 240 पर अटके हुए हैं, बैसाखियों पे चल रहे हैं और घायल शेर की तरह। कोई मुझे बीजेपी का कह रहा था कि मोदी जी इस वक्त घायल शेर की तरह महसूस कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं और कांग्रेस में तो बाकायदा मीटिंग हो रही है कि ओम बिरला को इसलिए लाया गया है कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको तोड़ा जा सके महाराष्ट्र मॉडल के तर्ज पर, और ओम बिरला चुप रहे। पार्टियों का मर्जर हो, पार्टियों में टूट फूट हो, पार्टियों के अंदर स्प्लिट हो, और कहीं ना कहीं जो भी ऑपरेशन चाणक्य करते रहे उस पर आंख बंद करके उस पर मोहर लगती रहे। तो क्या ओम बिरला को एक बड़े एजेंडे के तहत लाया गया है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये एजेंडा है, इसलिए मोदी जी ने जो है एक ऐसे विवादास्पद आदमी को फिर से बैठा दिया कुर्सी पर? ये सारी शंकाएं कुशंकाएं निराधार नहीं है दीपक जी, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पिछले 5 सालों में हमने एक से अधिक बार ऐसा होते देखा है, और हमने संसद लोकसभा चलाने वालों की नीयत भी किस तरह से सत्ता पक्ष की तरफ झुक जाती है इसके बहुत खुले उदाहरण देखे हैं। और क्योंकि न्यायपालिका से ऐसे मामलों में संविधान सम्मत निर्णय आने में 6 महीने 12 महीने 18 महीने तक लग जाते हैं, तब तक पॉलिटिकल सिचुएशन ऑन द ग्राउंड बदल जाती है। इसलिए ये डर बिल्कुल भी निराधार नहीं है कि जब हम ऑपरेशन कमल, ऑपरेशन लोटस चलाएंगे तो संसद के भीतर हमें जिस तरह का मैनेजमेंट चाहिए, सांसदों को, टूटे हुए सांसदों को यहां से वहां हर तरह का परमुटेशन कॉम्बिनेशन जमाने के लिए, एंटी डिफेक्शन लॉ से बच के गलियां निकालने के लिए, तो लोकसभा चलाने वाला व्यक्ति पूरी तरह हमारे दिशा निर्देशों पर चले, ये होना आवश्यक है। अब आप देखिए, बात केवल लोकसभा की नहीं है। आज माइक लोकसभा में भी म्यूट हुआ और राज्यसभा में भी म्यूट हुआ, और उस पर से तुर्रा ये कि हमें नहीं पता कैसे म्यूट हो जाता है। मतलब अगर भाई बहाना बनाना है तो कम से कम ऐसा बहाना तो जनाब बनाइए कि जिस पे दुनिया यकीन कर सके। जब भी आज नीट की बात हुई, जिसके साथ 25 लाख परिवार जुड़े हुए हैं, जिनके हर तरह की प्लानिंग फेल होती दिख रही है, जिनका विश्वास उठ रहा है शिक्षा व्यवस्था पे से, एटलीस्ट एंट्रेंस एग्जाम की बात करूं तो, उनकी बात कोई अगर कर रहा है और ये बोल रहा है कि एक सार्थक चर्चा कर लेते हैं 10 मिनट, आप माइक म्यूट कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अब आपके लिए पॉलिटिक्स केवल एक नंबर्स गेम है। आपको बहुमत में किसी भी कीमत पर आना है, और आप वो हर संवैधानिक हथियार का इस्तेमाल सिर्फ इसके लिए करेंगे। मुझे नहीं लगता कि देश की जनता इस बार इन चीजों को आसानी से स्वीकार करेगी। आने वाले विधानसभा चुनावों में इसकी आपको परिणति दिखेगी, और इसलिए मैं एक छोटी सी बात बोल के अपनी बात इस प्रश्न पे खत्म करूंगा। आज ही एनडीए ने महाराष्ट्र के चुनावों के मद्देनजर बहुत सारी खटाखट स्कीमें लॉन्च की हैं। बीजेपी के अमित मालवीय ने ट्वीट करके बड़ा सेलिब्रेशन किया कि देखो ये भी हम देंगे, ये भी देंगे, जो कि बेसिकली खटाखट स्कीमें हैं। तो दूसरों को खटाखट का तमगा लगाकर मजाक उड़ाने वाले स्वयं उसी फ्रीबी मॉडल, कोट अनकोट फ्रीबी मॉडल, सोशल जस्टिस मॉडल और खटाखट मॉडल की तरफ मूव कर गए हैं, क्योंकि उनको डर है कि महाराष्ट्र में जैसे लोकसभा में सूपड़ा साफ हुआ, विधानसभा में भी पूरा सूपड़ा साफ होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ये डर है, क्योंकि कहने वाले कह रहे हैं कि मोदी के लिए विपक्ष तो एक सिरदर्द है ही, लेकिन उससे बड़ा सिरदर्द उनकी पार्टी के भीतर बागी लोग हैं। और अगर महाराष्ट्र और हरियाणा मोदी के झोली से निकला तो ये जो बगावत है, जिसका धुआं है, ये आग में बदल सकती। मैं एक दूसरा सवाल अभिषेक आपसे करना चाह रहा हूं। आप तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है बरसों से देख रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता मान लीजिए गिनती बदल जाती है, संख्या बल चेंज हो जाता है, कोई उलटफेर हो जाता है लोकसभा में, मान लीजिए नीतीश कुमार जो है चाचा भतीजे के पास आ जाते हैं और अपने साथ सांसद लेके आ जाते हैं, कहीं किसी भी दिन अगर इंडिया गठबंधन थोड़ा मजबूत हुआ, उसके पास थोड़ी बहुत संख्या आई, तो क्या पहला टारगेट, द फर्स्ट टारगेट विल बी ओम बिरला? क्या सबसे पहले ओम बिरला को बदला जाएगा? क्या ओम बिरला की कुर्सी जा सकती है
विपक्ष क्या इतना मुखालिफ है ओम बिरला को कि सबसे पहले उनकी छुट्टी कर देगा इस वक्त? दीपक जी, एक बात तो तय है कि लोकसभा में अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव आता है तो पहला अविश्वास प्रस्ताव मोदी सरकार के खिलाफ नहीं, पहला अविश्वास प्रस्ताव ओम बिरला के खिलाफ आ सकता है। ओहो, इसलिए कि उनका आचरण कहीं से निष्पक्ष नहीं है, वो बायस्ड है। और मैं एक चीज दावे के साथ कह रहा हूं, लोग इसे हल्के में ना ले, जो बात मैं कहने जा रहा हूं, कि अगर 5 साल ये सरकार चल गई और 5 साल ओम बिरला साहब लोकसभा स्पीकर रह गए तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वाले वो लोग बायस्ड वर्ड के सिनोनिम के तौर पर, पर्यायवाची के तौर पर कहीं ओम बिरला ना लिख दे। ओहो, पक्षपात इतना ज्यादा, इस लेवल का पक्षपात पिछली लोकसभा में आपने देखा, और इस बार तो चलो बैठो, इस तरह की शब्दावली का प्रयोग आप आसन की तरफ से देख रहे हैं। ये किसने सोचा था? आज तक कभी हुआ सोमनाथ दादा के जमाने में, कभी मीरा कुमार के जमाने में, या पीएस संगमा के जमाने में? पीएस संगमा तो स्कूल टीचर थे, वो तो बच्चों को पढ़ाते थे, उनकी तो आदत थी चल बैठ करने की, उनके मुंह से भी किसी ने नहीं सुना। लेकिन ये साहब, ओम बिरला साहब तीसरी बार के सांसद हैं, 5 बार के सांसद। मुझे याद आ रहा है, संगमा साहब अगर एक कोई सेंटेंस बोलते थे और उसमें अगर 10 शब्द होते तो 5 शब्द प्लीज होते थे, प्लीज। उनको प्लीज के नाम पे जाना जाता था। मैं एक सवाल यहां पर करना चाहूंगा संदीप जी से। संदीप जी, आपको लगता है कि विपक्ष ने जैसे सर पे कफन बांध लिया हो कि मोदी से बाद में निपटेंगे, पहले ओम बिरला से निपटेंगे? क्या इस तरह का आपको एक दिखता है कि एक माइंडसेट बनता चला जा रहा है? और जो हमारे साथी अभिषेक कह रहे हैं कि जिस दिन उलटफेर संख्या बल में हुआ, कोई बड़ा परिवर्तन हुआ, नीतीश नाराज हो गए, नायडू नाराज हो गए, पहला अविश्वास प्रस्ताव मोदी पे नहीं ओम बिरला पर आएगा। जी, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, अभिषेक जी ने जो कहा मैं उसमें थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगा। अभिषेक जी एक बहुत ही शालीन व्यक्ति है, इसलिए चलो बैठो उन्होंने बहुत शालीनता से बताया। ओम बिरला जी ने चलो बैठो नहीं बोला था, चलो बैठो। आप इस टोन को समझिए, लहजा शालीनता लहजे से देखी जाती है दीपक जी। आप एक 5 बार के सांसद को चलो बैठो, वो आपके सर्वेंट नहीं है, आपके गुलाम नहीं है, कोई छोटे बच्चे नहीं है। और स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के, ही इज ओनली फर्स्ट अमंग इक्वल्स, ही इज नॉट द पेट्रन ऑफ द हाउस, ही इज फर्स्ट अमंग इक्वल्स, ही हैज टू गिव रिस्पेक्ट टू एवरीवन। तो ये तो बात हो गई चलो बैठो की। अब जो आपका सवाल है कि क्या ओम बिरला जी ही सबसे पहली हानि होगी मोदी सरकार की, 100% करेक्ट। विपक्ष पूरी तरह से ये समझ गया है कि ओम बिरला साहब, और राज्यसभा में धनखड़ साहब के लिए भी मैं बोलूंगा, आदरणीय वीपी साहब के लिए, ये बिल्कुल भी पुरानी टैक्टिक्स छोड़ने वाले नहीं हैं। क्योंकि उसका कारण भी है, मोदी सरकार ने अपने वोटरों में, अपने समर्थकों में, ज्यादातर में जो इमेज बना के रखी है, वो इमेज ये है कि हम किसी से नहीं डरते, हम सबको रौंदते हुए आगे बढ़ सकते हैं और कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुमत के समय ये बात हालांकि असंसदीय थी, असंवैधानिक थी, हम लोग कुछ हद तक खून का घूंट पी के सहन कर लेते थे। आज हमारे पास कोई कारण नहीं है खून का घूंट पीने का, हमारे से मेरा मतलब है विपक्ष से, कोई कारण नहीं है खून का घूंट पीने का। और इसलिए आप ये देखिएगा दीपक जी, हर सिटिंग में, लोकसभा राज्यसभा के हर सिटिंग में आपको लगातार अब विपक्ष मजबूती से इनका प्रतिकार करता हुआ दिखेगा, बिना डरे दिखेगा। उसका कारण है, आज जब लोकसभा में राहुल गांधी ने नीट का मुद्दा उठाया और उनको म्यूट किया गया, राज्यसभा में धनखड़ जी ने खड़गे जी को म्यूट किया, फायदा किसका हुआ? राहुल गांधी जी का और खड़गे जी का। भारत के करोड़ों लोगों को संदेश गया ये हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं और मोदी जी के लोग इनको म्यूट कर रहे हैं। ये बात विपक्ष को समझ में आ गई है कि हमारा तो फायदा ही है, इन्हें करने दीजिए म्यूट। तो अब इस खेल में मोदी जी का सिर्फ नुकसान होने वाला है। और एक ओपिनियन जो बन रही है कि मोदी जी ने ओम बिरला जैसे कंट्रोवर्शियल व्यक्ति को फिर से स्पीकर की कुर्सी पर बैठाया, जिससे विपक्ष और ज्यादा चिढ़ा हुआ है और इसलिए लोग कह रहे हैं पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। और जो अभिषेक ने कहा कि खुदा न खास्ता अगर आने वाले समय में पासा पलटता है, नीतीश कुमार छोड़कर इंडिया आ जाते हैं, एनडीए छोड़कर, इस तरह की कोई उलटफेर गिनती में होती है, तो पहला अविश्वास प्रस्ताव
मोदी नहीं बल्कि ओम बिरला पर आएगा। ओम बिरला को लेके संशय की स्थिति है, भरोसा नहीं हो रहा विपक्ष को, और विपक्ष को लग रहा है कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का ये पार्ट है, ये कोई हिडन एजेंडा है जिसकी वजह से अमित शाह इनको लेकर आए हैं। एक खींचतान है, और मुझे लगता है कि वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसमें जो स्पीकर हैं वो क्या अपना मिजाज बदलेंगे और या फिर विपक्ष उनको बदल देगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं दोस्तों। आपको फैसला करना है कि ओम बिरला क्या इस डेमोक्रेसी को फलते फूलते आगे ले जाना चाहते हैं, या वो उसी तर्ज पे काम करना चाहते हैं जिसने पिछले सत्र पे किया। ढेरों सांसद, 100 से ज्यादा सांसद सस्पेंड किए उन्होंने, एक रिकॉर्ड बनाया। जी हाँ, कुछ एक बात कहना चाह रहे थे आप। जी ओम बिरला जी के लिए मैं सिर्फ 2 लाइनें समर्पित करूंगा यहाँ दीपक जी। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाजे जुस्तजू क्या है। क्या बात है, क्या बात है। तो इसी शेर पर हम खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि संसद है, देश की संसद है, सबसे बड़ी पंचायत है, और जैसा मैंने पहले कहा कि मुंशी प्रेमचंद ने कहा कि पंच परमेश्वर होता है। देखना है बिरला साहब परमेश्वर बदलते हैं या फिर एक खलनायक के तौर पे उभरते। जो भी होगा, मुझे लगता है कि हर सत्र में जहां हंगामा होता था, मुझे लगता है अब हर क्षण हंगामा होगा लोकसभा में, और वही हाल कमोबेश राज्यसभा में। अभिषेक आप आए, संदीप जी आप आए, खुलकर बातें हुई, कैमरे के ऊपर बातें हुई, और दबी बातें नहीं हुई, दबी जुबान में बात नहीं हुई, बल्कि बिरला साहब और धनखड़ जो इस वक्त हाउस चेयरमैन है राज्यसभा के, उपराष्ट्रपति, उनके बारे में भी जो आपने कहा कि ये लोग माइक बंद कर देते हैं, आवाज दबा देते हैं, और सस्पेंड करने में कंपटीशन जैसे चल रहा हो राज्यसभा और लोकसभा के बीच में। ये दस्तूर अगर हम फिर से देखते हैं, ये परंपरा अगर हम फिर से देखते हैं, तो ये चाहे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई को अगर हम अलग भी रख दें, डेमोक्रेसी के लिए, देश की डेमोक्रेसी के लिए ये एक अच्छे लक्षण नहीं है। अभिषेक आपका और संदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ माय फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। थैंक यू सो मच।